So we'll go ahead with next chapter today, that is work, energy, power and collision. तो हमारा अगला चैप्टर है which is work, energy, power and collision. तो इसमें जितना भी थ्योरी है, सम पार्ट ऑफ द थ्योरी आई विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स, और जो बाकी थ्योरी है विच कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, हम वो क्वेश्चन के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे. तो एज द नेम इम्प्लाइज, इसमें पहला ही टॉपिक हमको देखना है वर्क. एंड एट दिस स्टेज आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को पता होगा व्हाट इज वर्क. व्हाट इज वर्क? वर्क इज द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी. तो जिसको तुम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, वो एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. तो वर्क इज नथिंग बट वर्क इज द एबिलिटी of a force to produce displacement of a body, to produce displacement of a body. मैं इनिशियल स्टेज पे ही ये फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, वैसे वो बाद में आना चाहिए था, बट इट इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एफ बार डॉट एक्स बार लिख दो, एफ बार डॉट आर बार लिख दो, एफ बार डॉट डी एक्स बार लिख दो, डजंट मैटर रियली. तो वर्क इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. देन बिकॉज एज वी आर गोइंग फ्रॉम बेसिक्स, तो बेसिक्स से ही जाएंगे, तो यू शुड ऑल्सो नो कि जो वर्क है इसके डायमेंशंस क्या होते हैं. अब क्योंकि वर्क तुमने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कितने l1, तो l1 और l1 क्या हो गया l2. तो द डायमेंशंस ऑफ वर्क आर m1 l2 एंड t-2. एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. अब आ जाते हैं इसके यूनिट्स पे. अब तक नॉर्मली क्या हम लोग सिर्फ ऐसा यूनिट्स यूज कर रहे थे, लेकिन वर्क के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स. एक है बेसिकली, इफ यू नो, एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स, और एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट्स. अभी आपके बुक टू बुक में इसको शायद कहीं पे प्रैक्टिकल यूनिट्स भी लिखा होगा, बट आई विल जस्ट फॉलो योर मॉड्यूल्स. तो वर्क के जो यूनिट्स है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स. तो जो यूनिट्स ऑफ वर्क है, यूनिट्स ऑफ वर्क, देयर आर 2 टाइप्स. नंबर 1 एब्सोल्यूट, नंबर 2 ग्रेविटेशनल. एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स. अब एब्सोल्यूट यूनिट्स में यू नीड टू नो, जो तुम एसआई सिस्टम यूज करते हो ना, तो एब्सोल्यूट में भी ऐसा यूनिट है और ग्रेविटेशन में भी ऐसा यूनिट है. ऐसा यूनिट इन एब्सोल्यूट इज नोन एज जूल, क्योंकि एनर्जी है ना, वो वर्क इज व्हाट एनर्जी. तो यू मेजर इट इन जूल और यू मेजर इट इन न्यूटन मीटर. एक ही बात है, यू कैन मेजर इट इन जूल और यू कैन मेजर इट इन न्यूटन मीटर. बट आई वांट टू नो हाउ डू यू डिफाइन 1 जूल और 1 न्यूटन मीटर. नाम में ही है. हाउ डू यू डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क when a force of 1 newton displaces the body by 1 meter. तो SI unit, absolute SI unit of work is 1 joule or you can say Newton meter. तो अगर हमारे पास एक फोर्स है 1 न्यूटन का, और अगर वो बॉडी को, और यहाँ पे बॉडी का मास हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, इट कैन बी बॉडी ऑफ एनी मास, अगर वो एक बॉडी को 1 मीटर से डिस्प्लेस करता है, then the work done is said to be 1 joule. So remember, 1 joule is that amount of work done by a force of 1 newton which displaces the body by 1 meter. Number 2 CGS. CGS में क्या आता है पता है आपको? डाइन. यहाँ पे जूल है और जूल को तुम बोलते हो न्यूटन मीटर. यहाँ पे होता है डाइन. मतलब क्या होता है? डाइन आता है ना, दैट इज अर्ग. अर्ग इज डाइन सेंटीमीटर. तो बेसिकली अगर हमारे पास 1 डाइन का फोर्स है, अगर वो 1 डाइन का फोर्स
बॉडी को 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करता है, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्क। पक्का पक्का। तो व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ वर्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशन। एब्सोल्यूट में दो टाइप, एसआई एंड सीजीएस। एसआई में जूल, 1 जूल ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया, if the force of 1 Newton displaces the body by 1 meter. Similarly, 1 erg of work कैसे डिफाइन किया, is defined as if the force of 1 dyne produces a displacement of 1 centimeter. Then in gravitation में इसको तुम बोलते हो, पता है क्या बोलते हो, यू नो, ग्रेविटेशनल यूनिट्स बताया था ना मैंने, ये हमने ये पहले भी देखा है, कहाँ देखा याद है क्या आपको, वी हैव सीन समवेयर। अरे एक बात बताओ, व्हाट इज वर्क डन, फोर्स का रेशनल यूनिट क्या होता है, किलोग्राम वेट, क्या होता है, किलोग्राम वेट, और डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर। अब ये किलोग्राम मीटर का मतलब क्या होता है, और तुमको अभी यहाँ से कन्वर्जन फैक्टर लिखने वाले हैं तो पता होना चाहिए। व्हाट इज किलोग्राम मीटर का मतलब, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट displaces the body by 1 meter, then the unit is किलोग्राम मीटर। हमारे पास अगर, और तुमको पता होना चाहिए, किलोग्राम वेट में हम लोग जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, नहीं करते हैं, तो यू शुड नो दिस। तो व्हेन अ force of 1 kilogram weight produces a displacement of how much, 1 meter, then the unit is said to be kilogram meter. What about CGS, ग्राम मीटर, क्या आएगा, ग्राम मीटर। और ग्राम मीटर का मतलब क्या होगा, वही होगा जो यहाँ मतलब था, when a force of 1 gram weight produces a displacement of 1 centimeter, then the work is said to be gram meter. अब एक बार बताओ, कन्वर्जन फैक्टर कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट कन्वर्जन फैक्टर, हाउ डू यू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, 1 किलोग्राम वेट, ये केजी जो तुम लिख रहे हो किलोग्राम वेट है, कैसे कन्वर्ट करते हो, किसमें कन्वर्ट करना है तुमको, एब्सोल्यूट यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। जागो जागो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमने ऑलरेडी कवर किया था ये लॉज ऑफ मोशन में, मैंने तुमको बताया ये सब। 1 किलोग्राम वेट और 1 न्यूटन का डिफरेंस बताओ मेरे को, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीस टू। चलो एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट, mg, पक्का। नाउ इफ आई टेल यू कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका वेट 50 किलोग्राम है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि मैंने सिर्फ तुमको मास बताया, जी क्यू सब्स्टिट्यूट की क्या, नहीं। उसी को अगर न्यूटन में लिखना होगा तो क्या करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8, किससे करेंगे 9.8, प्रिसाइज लोगे तो 9.81, बराबर। एब्सोल्यूट यूनिट्स में हम लोग जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। तो हमने जब डिफाइन किया एब्सोल्यूट यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, हमने बोला कि अगर 1 न्यूटन के फोर्स ने एक बॉडी को 1 मीटर से डिस्प्लेस कर दिया तो हाउ मच वर्क इज डन, 1 जूल। और यहाँ हमने बोला कि अगर एक डाइन के फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया तो हाउ मच वर्क इज डन, 1 अर्क। इन दिस केस हम ये बोल रहे हैं कि अगर 1 किलोग्राम वेट फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से डिस्प्लेस किया तो यूनिट इज किलोग्राम मीटर, बराबर, श्योर श्योर। तो यहाँ पे ये जो केजी है ये फोर्स का यूनिट है, व्हाट इज फोर्स का यूनिट हियर, केजी वेट। तो अगर मुझे केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 9.81, मिल जाएगा कन्वर्जन फैक्टर। तो 1 किलोग्राम मीटर व्हेन कन्वर्टेड टू न्यूटन मीटर या फिर जूल इज 9.81, सिंपल, सिर्फ 9.81 से मल्टीप्लाई करोगे तुम, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100% क्लियर है, गुड। तो ये पता होगा तो हम आगे बढ़े। अब तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्क। अब ये टाइप्स ऑफ वर्क कुछ नहीं है, और यू नीड टू नो, हम लोग वर्क की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, या फिर जीरो भी आ सकती है। तो अगर वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, अगर नेगेटिव आए तो बोलते हैं नेगेटिव वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन जीरो। तो ये जो फॉर्मूला तुमको मैंने लिख के दिया था ना, वर्क इज एफ बार डॉट
आर बार या फिर एफ बार डॉट एस बार, तो वी नो दैट कि वर्क डन इज एफ बार डॉट एस बार विच इज एफ एस कॉस थीटा। देखो बुक्स में लिखने का तरीका अलग होता है, अपना समझने का तरीका बहुत अलग होता है। हम लोग कंप्लीटली बुक्स नहीं फॉलो करने वाले, हम इसको सिंपल ही रखने वाले हैं। तो मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वहां से समझेंगे हम लोग कि किसको हम लोग पॉजिटिव वर्क बोलेंगे, किसको हम लोग नेगेटिव वर्क बोलेंगे, और कब जीरो वर्क होगा। तो बिफोर आई गो अहेड, मैं वापस से ये तुमको से रिवाइज करता हूँ। व्हाट इज वर्क? वर्क इज द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी या ऑफ अ बॉडी। तो वर्क डन इज बेसिकली फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तुमको मैंने बोला पहले से याद रखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन वर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो उसका ये डायमेंशंस क्या आ गए, m1 l2 t minus 2। गुड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जब तुम यूनिट्स की बात करते हो तो नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं जूल, ऐसा सिस्टम, हम बोल देते हैं अर्ग, सीधे सिस्टम। लेकिन देयर आर टू यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स हम लोग बेसिकली सिर्फ साइंस पर्पस, मतलब बेसिकली हम लोग सिर्फ कैलकुलेशंस करते वक्त, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूज करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम यूज करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट यूनिट्स में जब ऐसा सिस्टम में मेजर करोगे तो वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूल? इट इज न्यूटन मीटर। उसका मतलब क्या हुआ कि जब एक 1 न्यूटन के फोर्स ने एक बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया तो दैट इज 1 जूल ऑफ वर्क। एंड व्हाट इज 1 अर्ग ऑफ वर्क? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 अर्ग। अभी ग्रेविटेशन यूनिट्स में देखोगे तो अगर मेरे पास फोर्स है, अपना फोर्स को न्यूटन में नहीं मेजर कर सकता, मैं करूंगा किलोग्राम वेट में। तो अगर मेरे पास 1 kg WT का वेट है, 1 किलोग्राम वेट, अगर वो एक ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया और अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो गया तो दैट इज 1 किलोग्राम मीटर वर्क। अब 1 किलोग्राम मीटर वर्क को तुमको अगर न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है तो kg WT को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। kg WT को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 किलोग्राम मीटर व्हेन कन्वर्टेड टू न्यूटन मीटर मतलब जूल इज 9.81। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? तो अब हम लोग आ जाते हैं वापस से हमारे हमारे टाइप्स ऑफ वर्क पे। जैसे फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि बुक का बोलने का तरीका बहुत अलग होता है और मतलब कॉम्प्लिकेट करके रखा, कोई जरूरत नहीं कॉम्प्लिकेशंस की, विल कीप इट सिंपल। एग्जांपल, मेरे पास एक सरफेस है, बाय द वे जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब फ्रिक्शन इंक्लूड करना होगा तब करेंगे। फिलहाल ऐसा इमेजिन करो कि हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है विच इज फ्रिक्शनलेस। गुड, अब इस ब्लॉक पे मैंने लगा दिया एक फोर्स एट सम एंगल, ये आ गया फोर्स, दिस इज एट सम एंगल थीटा। ओके, पक्का? तो ये आ गया थीटा एंगल। देन ये जो फोर्स है इसका मैं कर लेता हूँ कंपोनेंट। तो ये जो फोर्स था एफ, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया विच इज एफ कॉस थीटा। ओके, देन टेल मी वन थिंग, ये जो ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया उस ब्लॉक का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन सी डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स। और अगर आप देख रहे हो तो तुमको ये दिखेगा कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उस डायरेक्शन में फोर्स का कम से कम एक कंपोनेंट है। तो when force is in direction of displacement or there is at least one component of force in the direction of displacement, then such a work is called as positive work. So work done by a force has at least one component in the direction of displacement. पक्का पक्का यहाँ तक क्लियर? श्योर श्योर। ये बुक का तरीका है। बुक क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क डिफाइन कैसे करोगे? The work done by a force is positive if force or at least one component of force is in the direction of displacement. ऐसा वो बोलते हैं। अब एक बात बताओ, ये एंगल थीटा ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? एक्यूट है। वेरी गुड। एक्यूट एंगल के लिए कॉस की वैल्यू क्या आती है? हाँ, तो पॉजिटिव आती है। अगर वो पॉजिटिव आती है मतलब इफ थीटा इज एक्यूट, if theta is acute, cos theta is greater than 0, मतलब positive. Therefore work done is f into s into cos theta, तो work done भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और जब एंगल एक्यूट होगा तो फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल होगा। सिंपल लॉजिक।
पक्का पक्का। इसलिए बुक्स को भी फॉलो करते वक्त थोड़ा सा अपना लॉजिक बना के चलो। सिर्फ उन्होंने बोला तो उसको रट मत लेना, वो ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखते हैं। The work done by a force is positive when force or at least one component of force is parallel to the displacement, मतलब in the direction of displacement, then the work is said to be positive। क्या मतलब है? ये फॉर्मूला है, एंगल दिख रहा है, एक्यूट एंगल है, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो अभी नेगेटिव वर्क में क्या होगा? इमेजिन नेगेटिव वर्क में जो तुम्हारा एंगल बनने वाला है वो होगा ऑब्ट्यूस, और ऑब्ट्यूस बनने की वजह से फोर्स का कम से कम एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा? एंटी पैरेलल। तो रिमेंबर ये एक ब्लॉक है। इमेजिन आई विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर and let us say this is the force acting on the block. This is the force acting on the block. Let us say displacement is still to the right, और ऐसा होता है बताता हूँ कब। दोनों का एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। तो थोड़ा सा तुमको शुरू में मे बी यू विल बिकम कंफ्यूज, बट एनीवेज आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ये है थीटा, क्या ये? थीटा। वेरी गुड। अब इसको एक्सटेंड करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये थीटा तो ये कितना है? 180 माइनस थीटा, हाँ कि ना? तो यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो कौन होगा? एफ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो क्या जाएगा? माइनस एफ कॉस थीटा। यस, राइट। इस केस में फोर्स या फिर फोर्स का एक कंपोनेंट ये डिस्प्लेसमेंट को क्या है? एंटी पैरेलल है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। और वैसे दिख भी रहा था कि अगर एंगल ऑब्ट्यूस है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑब्ट्यूस, तो cos थीटा की वैल्यू लेस देन 0, मतलब वर्क डन इज नेगेटिव। बराबर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बुक वो ऐसा बोलते हैं, द वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव, द वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव इफ द फोर्स और एटलीस्ट वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? दोनों का एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये कब और वो कब। इमेजिन एक ब्लॉक ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा था, फिर तुमने एक फोर्स लगा दिया और उस फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ही है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। और वर्क डन पॉजिटिव होना मतलब पता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाला है। और वो केस ऑब्जेक्ट वाज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने फोर्स लगा दिया, लेकिन जो फोर्स मैंने लगाया उसका कम से कम एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स में है, तो जो फोर्स मैंने अप्लाई किया वो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर रहा है कि रिटार्ड कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अभी कम होने वाली है। श्योर? क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का। तो डिफरेंस क्लियर है? पॉजिटिव वर्क कब, नेगेटिव वर्क कब? पॉजिटिव वर्क में फोर्स का कम से कम एक कंपोनेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। और नेगेटिव वर्क में कम से कम फोर्स का एक कंपोनेंट होता है एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ जीरो वर्क कब होगा? थीटा इक्वल टू 90। ओके, तो वो हो जाएगा तीसरा केस आपका। तो जो दूसरा केस नेगेटिव वर्क का, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आई विल से थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो थीटा इज ऑब्ट्यूस, तो cos थीटा की वैल्यू इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, सो वर्क डन इज नेगेटिव। और जो तीसरा केस है जीरो वर्क, अभी तुमने मुझे सिर्फ जीरो वर्क का एक ही एग्जांपल दिया। यू सेड थीटा इक्वल टू 90, ऐसा नहीं होता है। यू आल्सो हैव टू थिंक। बताता हूँ मैं विद एग्जांपल। व्हाट इज वर्क का फॉर्मूला? fs cos थीटा, एंड यू सेड कि जब थीटा 90 हो, थीटा कितना हो? 90 हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। नहीं यूसीएम छोड़ो ना, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करेंगे ना। रेलवे स्टेशन पे जब तुम जाते हो, तुमने देखा होगा कुली होते हैं, कुली सामान लेके जाते हैं, है ना? बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स उस सामान पे कहाँ एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ था? वर्टिकल में, राइट। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? हॉरिजॉन्टल में। एंगल कितना हो गया? 90, तो cos 90 कितना हो गया? 0। उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क नहीं किया, so there is no work done by gravitational force. So when theta is 90, so in that case cos theta
बिकम जीरो, सो देयर इज नो वर्क डन। यस, ये एक केस है। दूसरा केस ये भी है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अरे अपने लाइफ में आजू बाजू में इतना कुछ है फिजिक्स सीखने के लिए। ये दीवार है, इधर दिख रहा है, इधर है, उधर है। मैंने तुम में से किसी को बोला उठो दीवार को धक्का मारो, मारो धक्का, फोर्स लगाया तुमने? हाँ। लाइक तुमने 90 डिग्री पे फोर्स लगाया ना, तुमने तो फोर्स लगाया सीधा सीधा, राइट? डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट ना हो तो फिर फोर्स तो लगा दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। इन दिस केस इज ऑल्सो जीरो। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज ऑल्सो जीरो व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इवन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। करेक्ट। तीसरा केस भी है, ऑब्जेक्ट मेरे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैं कुछ नहीं बोल रहा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every particle continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force। मान लेता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हो रहा है। हमने फोर्स लगाया? नहीं लगाया। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, हो रहा है। तो फोर्स तो लगाया नहीं, लेकिन अभी भी हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यस। फोर्स है, नो। तो वर्क डन है, नो, जीरो। तो वर्क डन जीरो के भी तीन केस है, एक केस नहीं है, तीन केस है, तीन। नंबर वन, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वो केस है यूसीएफ। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर आपको याद होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, और पार्टिकल का सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। क्योंकि वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट आता है, टुवर्ड्स सेंटर। तो फोर्स भी टुवर्ड्स सेंटर, इसको तुम बोलते हो सेंट्रीपिटल। फोर्स कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स सेंटर होता है क्या? नहीं होता। पार्टिकल अपना सर्कमफरेंस छोड़ के अंदर जाता है क्या? नहीं जाता, राइट? तो उस केस में वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो। गुड। बट मैग्नेटिक फील्ड में भी देखा था हमने, तो जब आएगा तब देखेंगे। तो इसके आगे अब नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज, ऑफ कोर्स तुम फिर मिनिमम और मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हो। यू नो हाउ टू फाइंड आउट मिनिमम वर्क, हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम वर्क आल्सो। तो क्योंकि एज यू नो, जैसे अभी हमको फॉर्मूला पता ही है, क्या पता है हमको? वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क मिनिमम होगा अगर कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? बताओ। -1। -1 पक्का ना? सो दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू -1। तो वर्क डन इज f इंटू एस विद अ नेगेटिव साइन। पक्का पक्का। क्योंकि देखो हर जगह पे अलग अलग लिखा होता है, कहीं पे अलग लिखा होगा, कहीं पे अलग लिखा होगा। एग्जाम्पल, मेरे सामने से एक गाड़ी आ रही है, मुझे उसको स्टॉप करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, 180 है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो वर्क डन क्या हो गया? मिनिमम वर्क। गुड। एंड यू कैन आल्सो फाइंड आउट मैक्सिमम वर्क। हाउ कैन यू फाइंड आउट मैक्सिमम वर्क? थीटा इज जीरो। थीटा इज जीरो में मैक्सिमम वर्क होता है, क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस आल्सो मैक्सिमम। थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा इधर, मिनिमम वर्क क्यों बोला, उसका रीजन भी तो है। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, मैंने उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कम होने वाला है, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो मिनिमम वर्क। नाउ इमेजिन एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव हो रहा था और उसको हमने मोशन के डायरेक्शन में ही फोर्स लगा दिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। थीटा जीरो का तो कॉस जीरो कितना हो गया? 1। तो वर्क डन क्या आ गया? मैक्सिमम, विच इज एफ इंटू पॉजिटिव, एफ इंटू एस। देन उसके बाद हमको देखना है फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय फोर्स। अब ये भी आपका 11th के सिलेबस में कवर हुआ है, वी विल रिवाइज इट अगेन। वर्क डन बाय फोर्स, एक्चुअली हमको देखना है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, लेकिन ठीक है, आई विल कवर बोथ ऑफ इट।
तो जब तुम बोलते हो वर्क डन बाय अ फोर्स, तो पहले तो पता होना चाहिए हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, एग्जांपल के थ्रू लेंगे। लेट अस से वी हैव अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। मैं वापस बता रहा हूँ, जब तक मैंने बोला नहीं फ्रिक्शन, तब तक फ्रिक्शन नहीं है। तो वी आर अज्यूमिंग दिस इज स्मूथ सरफेस। नाउ इमेजिन इस स्मूथ सरफेस पे हमारे पास एक ब्लॉक था। लेट अस से ब्लॉक था पी पॉइंट पे। इमेजिन मुझे इसे ले जाना है क्यू पॉइंट पे। मान लो ये डिस्टेंस है एक्स, मैंने इस पे लगा दिया एक फोर्स एफ, और ये जो फोर्स है इट इज सपोज टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है या आगे और आगे और आगे, मतलब इरिस्पेक्टिव द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द फोर्स एक्टिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको बोलते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स व्हिच इज बेसिकली जस्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे, और ये लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उसमें मैंने स्टार्ट ही यहाँ पे किया था। जो फोर्सेस है उसमें वेरिएबल फोर्सेस भी होते हैं। वेरिएबल फोर्सेस में तीन टाइप होते हैं। वन, द फोर्स विच चेंजेस इट पोजीशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुम डिस्टेंस चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, फोर्स, राइट। नंबर टू, देयर आर फोर्सेस विच चेंजेस वेलोसिटी, which one, viscous force, 6 pi 8 rv. Number three, there are forces that can change with time. So you have time dependent forces, you have position dependent forces, you have velocity dependent forces. उस पे आएंगे। फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट फोर्स है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पैरामीटर। फोर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो तुम जो फॉर्मूला लिखते हो ये वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इवन एफ बार डॉट डी एस बार, एफ बार डॉट एस बार, एफ एस कॉस थीटा, एफ आर कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा, ये सारा का सारा होता है अंडर द अजम्पशन दैट द फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट। लेकिन अब ऐसा इमेजिन करो, मुझे, मेरे पास सिचुएशन अभी भी वही है, मुझे ऑब्जेक्ट को पी से ले जाना है क्यू पे, लेकिन इन दिस केस जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है। तो फोर्स इज वेरिएबल। हमको देखना है व्हाट इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब जब तुम वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स की बात करते हो, तो यहाँ पे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स तुम दो मेथड से फाइंड कर सकते हो। एक है ग्राफिकल मेथड, नाम में ये ग्राफिकल मतलब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नंबर टू है मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में हम लोग वेक्टर्स का यूज करेंगे। एंड व्हाट आई विल डू इज, मैं सिचुएशन को सेम रखता हूँ, यही वहां कंटिन्यू करते हैं। तो रिमेंबर व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको एग्जैक्टली सेम रखने वाला हूँ सिचुएशन को। तो व्हाट आई हैव इज, हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हमको P पॉइंट से Q पॉइंट तक ले जाना है। तो हम इस पे फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन दिस टाइम द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स होने का मतलब ये होता है कि जो फोर्स है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, या विद टाइम चेंज हो रहा है, या विद वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, मे बी इट डिपेंड्स ऑन टाइम, maybe it depends on position, maybe it depends on speed also। क्योंकि अगर फ्रिक्शन इंक्लूड कर दूं मैं, तो यू नो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन स्पीड। वो देखेंगे बाद में, पर अभी तो याद रखना है। तो ये सिचुएशन और वो सिचुएशन एक ही डिफरेंस है। यहाँ पे P से Q ले जाना था, यहाँ पे P से Q ले जाना था। वहां पे तुम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ पे जो फोर्स है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। गुड। अब मैं एकदम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं उसको कॉम्प्लिकेट करूंगा धीरे धीरे। अब इसी का मैं एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ। लेट अस से ये फोर्स एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस, दिस इज पोजीशन एक्सिस, दिस इज फोर्स एक्सिस। लेट अस से इनिशियली था P पॉइंट पे, और जब ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे था तब जो भी फोर्स की वैल्यू रही होगी उसको मैं F1 बोल देता हूँ। और जब वो Q पॉइंट तक आया तो जो भी फोर्स की वैल्यू थी उसको मैं F2 बोल देता हूँ। एंड लेट अस से कि P से Q जाने में जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज हो गई F1 से F2। तो फ्रॉम P टू Q, इन गोइंग फ्रॉम P टू Q, द वैल्यू ऑफ फोर्स हैज चेंज्ड। पक्का पक्का श्योर। तो ग्राफ बन गया एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट वर्क डन। अब थोड़ा सा मैथ्स। मेरे पास अगर y एक्सिस और x एक्सिस हो, तो चलो ड्रॉ ही कर देते हैं ना बेटर, y एंड x।
तो ऐसा है, इफ आई हैव y एक्सिस एंड इफ आई हैव x एक्सिस एंड इफ आई हैव अ स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, व्हाट इज y by x? स्लोप. व्हाट इज y by x? स्लोप, क्योंकि स्लोप इज dy by dx, क्योंकि स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. और अगर मैं y2 minus y1 upon x2 minus x1 में से अगर एक पॉइंट कर दूं ओरिजिन, तो y1 x1 की वैल्यू क्या हो गई? 0 0. तो बचा क्या? y2 by x2. y2 मतलब y, x2 मतलब x. श्योर? तो दैट विल बिकम स्लोप. तो जब तुम y by x कर दो तो क्या होता है? स्लोप. पक्का? अब मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ फॉर सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल केस समझाने के लिए. मैं तो बोला कि अच्छा ऐसा ही होता है, ऐसा ही नहीं होता है, सिर्फ समझने के लिए है. ये y कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है. ये x कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है. व्हाट इज द एरिया? व्हाट इज द एरिया? xy. व्हाट इज द एरिया? xy. वेरी गुड. तो एरिया निकालना हो तो तुम y एक्सिस को किससे मल्टीप्लाई करते हो? x. अब जरा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे y एक्सिस कौन है? फोर्स. x एक्सिस कौन है? डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मैं f इंटू एक्स करता हूँ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, मतलब मुझे क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा. पक्का मिलेगा? यस. लेकिन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट था कौन? वर्क था. तो मुझे अगर ग्राफ से फाइंड करना है, अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम ग्राफ, आई शुड basically find out area under this line, which is basically a trapezium, half sum of parallel sides into height. या फिर you put a line here and you say area of triangle plus area of rectangle. तो अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया. लेकिन मैंने यहाँ पे वेरिएबल फोर्स तो लिया, लेकिन जो फोर्स का वेरिएशन है वो लीनियर है. दिस इज सिंपलेस्ट केस. लीनियर वेरिएशन का मतलब भी समझ लो, अभी पढ़ ही रहे तो डिटेल में पढ़ते जाएंगे, जहां जहां मैथ्स टच करना है करना ही पड़ेगा. लीनियर वेरिएशन का मतलब ये होता है कि हर एक मीटर में फोर्स की वैल्यू इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है. तो अगर 1 मीटर में फोर्स 2 न्यूटन से चेंज हुआ, तो अगले 1 मीटर में भी 2 न्यूटन से ही चेंज होगा, अगले 1 मीटर में भी 2 न्यूटन से ही चेंज होगा. राइट. लेकिन इतने सिंपल वाले केसेस थोड़ी आते हैं, नहीं आते ना. मैं मान लेता हूँ हमारे पास एक फंक्शन था, अभी फंक्शन था, वो भी तो पता होना जी फंक्शन क्या होता है. ये मैथ्स के बिना तो होने से रहा. y and x, you know what is this equation? Y equals to mx. This is y is a function of x. Y equal to mx. So y depends on x in a particular way, right? Okay, पक्का? Good. Sure. मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ, तो पता होना चाहिए. You should know this. You know what is? You know what is this? Y equals to x square, मतलब y proportional to x square. पैराबोला है वो. Okay, ठीक है. You know what is this? Y equals to sin x. Y is a function of x again. तो जब मैं बोल रहा हूँ y equals to function of x, मतलब तुमको एक ग्राफ मिल रहा है which has certain shape. ठीक है. सिमिलरली फोर्स अगर x पे डिपेंड करता है तो इट मे हैव सम शेप. ठीक. अब मुझे बताओ फोर्स वेरिएबल है क्या? है. यस है. तो P पे फोर्स अलग था, Q पे अलग था. हाँ, मुझे अगर फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट इट फ्रॉम P टू Q, तो मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम P टू Q. एरिया अंडर द कर्व. यस, लेकिन नहीं निकाल सकते ना आप, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये वेल बिहेव नहीं है. वेल बिहेव नहीं है ना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये स्ट्रेट लाइन होता तो मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के खत्म करता. तो अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे जंप नहीं मारना. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? फिर ऐसे केस में हम लोग इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इमेजिन कर लेते हैं. तो व्हाट वी डू इज वी इमेजिन दैट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. फिर हम बोलते हैं कि इमेजिन एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट वाज एट पोजीशन A, और उस A पोजीशन को मैं यहाँ पे कहीं पे डिनोट कर देता हूँ. दिस इज पोजीशन A, लेट अस से. ओके. देन
हम बोलते हैं कि लेट अस से कि हमको इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस करना है फ्रॉम ए टू बी, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुम स्मॉल मान रहे हो तो फोर्स को तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट मान सकते हो, दिख भी रहा है कि मुझे अगर इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मूव करना है तो फोर्स की जो वैल्यू है वो लगभग क्या है, कांस्टेंट है। हम्म? इसका मतलब मैं डायरेक्टली पी से क्यू का तो एरिया नहीं निकाल पाया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट में इमेजिन कर लिया, और फॉर वन सच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब dx द फोर्स कैन बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, और फिर मैं ये एरिया निकाल लूंगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप एबीसीडी, राइट, करेक्ट। तो तुम पहले क्या करते हो, पहले तुम इमेजिन करते हो दैट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसमें से एक डिस्प्लेसमेंट लेते हो dx, उसके लिए वर्क डन निकालते हो dw, और वो dw वर्क डन होता है दैट dw work done in displacing from A to B, work done in displacing from A to B, it is dw, which is basically area of strip ABCD। फिर क्या करते हो, फिर पूरे के पूरे P से Q तक के डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करते हो, और हर एक स्ट्रिप का तुम निकाल लेते हो एरिया। और फिर क्या करते हो, इंटीग्रेट। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन can be obtained by integration over all the small work done, which is basically f bar dot dx bar या फिर f dx, right, correct। कहाँ से कहाँ तक, from A to Q, गुड। अब जब तुम ये कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए ऐसे केसेस में तुमको फोर्स का फंक्शनल फॉर्म ऑलरेडी दिया होता है। मैंने ऐसे फंक्शनल फॉर्म जैसे मैंने बोला था y इक्वल्स टू साइन एक्स है क्या, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है क्या, y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स है क्या, तो वैसे तुमको फोर्स का भी फॉर्म दिया होगा f इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ दिया होगा आपको, और आपको बोला होगा find the total work done by a variable force which is given by F equal to 3x plus 2x plus 1 in displacing an object from some point x equal to 1 meter to some point x equal to 5 meter। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। मेथड नंबर 2 इज मैथमेटिकल मेथड। अब मैथमेटिकल मेथड में हमको बेसिकली दिया क्या होता है, हमको दिया होता है फोर्स का वेक्टर फॉर्म। तो मैथमेटिकल मेथड सारा का सारा मेथड लगभग सेम है, सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल फिर वही सिचुएशन लेता हूँ, ये एक सरफेस था विच इज फ्रिक्शनलेस, इस पे एक ब्लॉक है विच इज अगेन फ्रिक्शनलेस, इस ब्लॉक को हमको P पॉइंट से Q पॉइंट पे ही ले जाना है वापस से, सेम सेम स्टोरी, वी वांट टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम P टू Q थ्रू अ डिस्टेंस x, लेकिन इस पे एक वेरिएबल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हम लोग इसको एक साथ पूरा फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इमेजिन करते हैं दैट द डिस्प्लेसमेंट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, एंड वी इमेजिन वन सच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B which is given by dx। इस केस में वर्क डन dw is obtained by f bar dot dx bar। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस केस में तुमको फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया होता है और डिस्प्लेसमेंट तो दिख ही रहा है along x axis से, तो तुमको फोर्स का जो भी वेक्टर फॉर्म दिया होगा, मे बी दे विल टेल यू f bar is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, ऐसा कुछ बोला होगा। तो तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे, लेकिन दिस इज द वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हाउ डू फाइंड आउट टोटल वर्क डन, हाँ, टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। तो therefore total work done W is integration over small work done dW from P to Q। फिर सिर्फ यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन P to Q F bar डॉट dx। अब बोलोगे यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं वहाँ पे इंटीग्रेट, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है पिछले केस में तुमको फोर्स का फंक्शनल फॉर्म दिया था, इस केस में तुमको फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया है, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया होगा तो इंटीग्रेशन में तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे, नहीं तो तुम यहाँ पे सीधा सीधा उसको एफ डी एक्स करके इंटीग्रेट करोगे। पक्का। तो अभी तक का स्टोरी, हम अभी तक वर्क पे ही है, अभी तक एनर्जी पे पहुंचे नहीं, जाएंगे एनर्जी पे भी, पर पहले वर्क का शुड बी क्लियर।
work is the ability of a force to produce displacement. Then we have basically seen absolute units, relative units, then we have seen positive work, negative work, zero work. फिर हमने अभी ये देखा वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स में वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स बहुत इजी है, फोर्स को डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो गई. फॉर एग्जांपल इफ अ ऑब्जेक्ट is displaced through a distance of 5 meter due to a constant force of 20 newton, what is work done? 20 into 500 joule. Done. लेकिन जब हमारे पास एक फोर्स है विच इज अ वेरिएबल फोर्स, तो उस केस में हमको अगर टोटल वर्क डन निकालना है इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो देयर आर टू मेथड्स, वन इज ग्राफिकल मेथड एंड अनदर इज मैथमेटिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में तुमको फोर्स का फंक्शनल फॉर्म दिया होगा, तुमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, तो तुमको अल्टीमेटली करना है इंटीग्रेट ही होता है. लेकिन उसके पीछे का स्टोरी ये है कि क्यों इंटीग्रेट किया, और यहाँ पे भी तुमको इंटीग्रेट ही करना होता है, लेकिन उसके पीछे का स्टोरी ये है कि यहाँ पे तुमको फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया था, तुमने पहले डॉट प्रोडक्ट निकाला और डॉट प्रोडक्ट को तुम इंटीग्रेट कर रहा है. दैट इज व्हाट इट इज. आई होप यहाँ तक क्लियर है. कोई डाउट है क्या यहाँ तक? पक्का पक्का क्लियर. तो अभी हमको अगला टॉपिक देखना है, वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. दिस इज ऑल्सो गुड. मैं डायरेक्ट कंपेयर कर लेता हूँ इसको. आई विल राइट डाउन इन कंपेरिजन. सो एनीवेज, so you have work done in conservative force, and work done in non-conservative force. अभी वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. एनर्जी लॉस, सीधा एनर्जी लॉस पे आ गए. Laws of motion. Conservative force is a force in which work done is path independent. When the work done by a force does not depend on the path but depends only on the initial and final positions, then such a force is called as conservative. मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको. इमेजिन एक ऑब्जेक्ट है जो फ्लोर पे रखा है, उसको उठा के मुझे टेबल पे रखना है. आई टोल्ड यू दिस कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये टेबल है, सम टेबल, एंड इमेजिन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट द फ्लोर, तो आई हैव टू पिक इट अप फ्रॉम सम पॉइंट ए और उसको रखना है यहाँ पे बी, राइट. तो हमको इसको डिस्प्लेस करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो ऑफ कोर्स अपने आप तो जाएगा नहीं, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, सम पाथ इज फॉलोड, पाथ नंबर 1, मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, सम अदर पाथ इज फॉलोड, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3. तो अगर अलग अलग पाथ के थ्रू वर्क डन की वैल्यू सेम आई, तो ये ऐसे फोर्स को बोलते हो कंजर्वेटिव. सो व्हेन वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, then the force is said to be conservative. पक्का. अभी इसी को मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. सेम कॉन्सेप्ट विद अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. आई हैव ए पॉइंट, I have B point. I want to displace an object, a particle, a charged particle, whatever it is, from A to B. I can take that from A to B through path 1, let us say. I can take it through path 2, let us say. I can take the same object from A to B through path 3. So in this case, if the work done through path 1, through path 2, and through path 3 happens to be equal, then the force is said to be conservative. श्योर, पक्का. अब सिर्फ इतना नहीं है, अभी और भी ऐड होगा, और भी ऐड होगा. रुको जरा. ऐसे केसेस में पता है क्या होता है, वर्क डन इन राउंड साइकिल इज 0. मतलब क्या होता है, मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज ऑलवेज 0. क्योंकि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर पॉजिटिव वर्क है, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू बी नेगेटिव और उतना ही आता है जितना कितना था पॉजिटिव. सो इफ आई ऐड प्लस 2 माइनस 2 क्या मिलने वाला है, 0. पक्का. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फ्लोर से एक टेबल पर रख रहा हूं, तो आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अगेंस्ट, रिमेंबर, अगेंस्ट मतलब थीटा की वैल्यू 180 है, क्योंकि फोर्स इज डाउनवर्ड्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स. व्हाट इज थीटा? 180. तो cos थीटा -1. तो व्हाट इज वर्क डन? नेगेटिव. अब मैं उसी ऑब्जेक्ट को बी से ए लेके जा रहा हूँ, राइट. इस केस में फोर्स
of gravity is downwards and displacement is also downwards. What is angle? 0. What is cos of 0? 1. तो इस केस में जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. कंजर्वेटिव फोर्सेस में जितना पॉजिटिव वर्क है उतना ही नेगेटिव वर्क है. मतलब जब मैं एक राउंड साइकिल देखूं, कंप्लीट साइकिल फ्रॉम ए टू बी बैक टू ए, तो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क दोनों का सम क्या आ जाएगा? 0, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑल्सो. अब in case of work done by non-conservative force. अच्छा, ये वर्क डन इन क्यों बोला है? क्योंकि वर्क डन बाय और अगेंस्ट दोनों होता है. जैसे मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ तो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर ऊपर से नीचे ले जा रहा हूँ तो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी. तो इसलिए जनरली बोला वर्क डन इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इन मतलब इधर बाय और अगेंस्ट. ऐसे केसेस में work done through different paths is not same. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को एक पाथ के थ्रू मूव कर रहा हूँ और अज्यूमिंग कि उस पाथ के थ्रू कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं था, देयर वाज नो अदर विस्कस मीडियम, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को ले जा रहा हूँ ऑल द वर्क इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा के ए से बी पे रख दिया और एक पाथ के थ्रू गया, देयर वाज नथिंग टू अपोज, तो उस केस में जितना भी वर्क हुआ पूरा केस में कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी. और अब मैं उसी पॉइंट से उसी ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पे ले जा रहा हूँ थ्रू अदर पाथ. नाउ इमेजिन कि ये जो अदर पाथ था, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई विस्कस फोर्स था, अपोजिंग फोर्स था, तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, अपोजिशन होगा. फ्रिक्शन leads to generation of heat, so there will be loss of energy. इसका मतलब दूसरे पाथ के थ्रू ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा मुझे टू टेक द ऑब्जेक्ट टू द सेम फाइनल पोजीशन फ्रॉम द सेम इनिशियल पोजीशन. तो ऐसे केसेस में वर्क डन थ्रू डिफरेंट पाथ्स इज नॉट सेम. और ऐसा होने की वजह से वर्क डन इन वन राउंड साइकिल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी. बट अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सपांड करना चाहो तो बहुत कर सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हो. जैसे कि क्या बोल सकते हो पता है? यू नो, इन दिस केस वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल. जितना भी तुमने वर्क किया वो पूरा का पूरा रिकवर हो सकता है. एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुमको ये याद होगा, नहीं याद है लेकिन ठीक है. ये ऑब्जेक्ट है विच इज बेसिकली एट सम लोअर हाइट. मुझे उसको ऊपर लाना है. अपने आप आएगा क्या? नहीं. क्या करना पड़ेगा? वर्क. क्यों करना पड़ेगा? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. मैंने ये वर्क किया, हो गया वर्क. यस. वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कहाँ गया वर्क? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एंड डू यू हैव एनी एविडेंस कि ये वर्क डन सच में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ? यस. बताता हूँ कैसे. एंड क्या मैं ये वर्क को वापस रिकवर कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ. इसको सिर्फ छोड़ दूंगा मैं, राइट? तो ये मूव होने लगा, मतलब दैट पोटेंशियल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक. तो जितना मैंने वर्क किया वो पहले काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया. अब पोटेंशियल से वापस किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक. तो ये जो वर्क हम करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल. लेकिन इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि वहां पे जब तुम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे थे तो there is some loss of energy, so work done cannot be completely recovered. There is permanent loss of energy. पक्का पक्का. यहाँ पे कंजर्वेटिव केस में तुम बोल रहे हो वर्क कैन बी completely recovered, मतलब तुम ये बता रहे हो कि the sum of kinetic energy and potential energy is constant, total energy is conserved. और यहाँ तुम बोल रहे हो कि sum of kinetic and potential energy is not conserved क्योंकि वहाँ पे loss of energy हुआ. तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कॉन्जर्वेशन एप्लीकेबल है, वहाँ पे नहीं है. तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. यू कैन एक्सपैंड एज मच एज यू वांट. हमको अभी के लिए सफिशिएंट है, तो इतना ही हम देखेंगे. बाद में एज आई टोल्ड यू वी आर जस्ट ब्रशिंग अप द बेसिक्स, क्योंकि हम लोगों को बाद में न्यूमेरिकल्स के एमसीक्यूज के लिए लगने वाला है. बट देन यहाँ पे हो गया तुम्हारा वर्क का कॉन्सेप्ट खत्म. अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. We will start off with concept of energy. What is energy? Energy, yes, capacity to do work. So the capacity
of an object to do work is known as energy. So it is the capacity to do work. It is the capacity to do work. Then, but of course, तुमको पता होना चाहिए dimensions. So dimensions of energy, they are same as that of work. M1 L2 T minus 2. And then you should know different units. अब यहाँ पे भी दो टाइप के यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे हम उसको एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशन यूनिट्स नहीं बोलते। एक को बोलते हो प्रैक्टिकल यूनिट्स और फिर एसआई और सीजीएस। तो यू नो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल। व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी? अर्ग। एंड देन यू हैव प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स में तीन चार यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल यूनिट्स में यू हैव इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन यू हैव किलोवाट आवर। पता क्या ये क्या है किलोवाट आवर? इलेक्ट्रिसिटी का जो तुम्हारा घर का बिल आता है ना, जिसको तुम बोलते हो 100 यूनिट बिजली यूज हो गया, 100 यूनिट, each यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। अब मैं कन्वर्जन भी बताऊंगा उसका। तो देन यू आल्सो हैव कैलोरीज। तो कैलोरी इज आल्सो अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। भूख लग गई या फिर तुमको लग रहा है कि वीकनेस आ रहा है, तो तुम क्या करते हो? इंस्टेंटली ग्लूकोज पीते हो। ग्लूकोज क्या देता है तुमको? इंस्टेंट कैलोरीज, इंस्टेंट एनर्जी। So these are practical units. That is why the other day I was telling you, someone was fainting down. तो मैंने क्या बोला? वो स्वीट किसके पास होगा तो शुगर खिलाओ। Why? Because sugar is instant source of energy. Athletes while performing, उनको भी तुम देखोगे ना, हमेशा सब ग्लूकोज का बॉटल लेके घूमते हैं। आजकल थोड़े हाईफाई हो गए। पहले ग्लूकोज का वाटर था, अभी कोई कोई अलग अलग कंपनीज के ब्रांड लेके घूमते हैं। ऑल ऑफ देम आर हार्मफुल टू योर हेल्थ। बट एनीवेज, एंड सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स, दे आर हार्मिंग योर बॉडीज। तो योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ विल बी लेस देन योर प्रीवियस जनरेशन। सॉरी टू से, बट दैट इज बिटर ट्रूथ। तो अभी देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। हम इंसान जितने टाइम स्पैन के लिए जीते हैं ना, उस टाइम स्पैन में, वैसे वो बहुत छोटा टाइम है, इट्स नॉट रियली बिग थिंग, पर 60-70 साल क्या ही है। लेकिन उतने टाइम स्पैन में यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डीएनए, ह्यूमन डीएनए और एनी अदर स्पीसीज। ऑल ऑफ अस डू इवॉल्व एंड वी कीप इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू लाख ईयर्स। तो हम हमारे कम से कम एंसेस्टर से तो बहुत वीक हैं। ये तो दिस प्रूवन फैक्ट नाउ। पहले के हमारे एंसेस्टर्स दे यूज्ड टू बी लाइक 6.5 फीट, हट्टे कट्टे चौड़े। उनकी एक एक तलवार ही कितने कितने किलो की होती थी। अभी हमसे 2 किलो का बैग नहीं उठाया जाता। 2 किलो का बैग उठाए तो फिर होता है पीठ में दर्द है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो गया, मनके में गैप पड़ गया एंड व्हाट नॉट। एनीवेज, दैट इज ऑल ट्रू, बट इंटेलेक्चुअली वी आर ग्रोइंग at the cost of physical health. No? Mental health is increasing, yes. Anyways, let us find out relation between different units. अभी ये जो मैंने तुमको बताया कि ये ऐसा यूनिट इज जूल, ऐसा यूनिट इज जूल, सीरियस यूनिट इज अर्ग, प्रैक्टिकल यूनिट्स आर इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, किलोवाट आवर एंड कैलोरी। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। सबसे पहले तो मुझे कन्वर्जन फैक्टर बताओ जूल टू अर्ग, क्योंकि ये तुम्हारा 11th के पहले चैप्टर का एक्सरसाइज था। कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। 10⁻⁷ अर्ग। वेरी गुड। देन यू नो, हम अभी पिछले चैप्टर में देखते ही आ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच? 1.6 × 10⁻19 जूल। तो ईवी से जूल में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻19, जूल से ईवी में आना है तो डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻19। 1 किलोवाट आवर। अब होता क्या है पता है? जैसा उसको रट्टा मारते रहते हैं, 3.6 × 10⁵ जूल। जरूरत ही नहीं है। 1 किलो, किलो इज किलो, बराबर। सनी देवल 2.5 किलो का हाथी है, 1 किलो है। वैट, वैट को रख दो साइड में,
आर में 60 मिनट्स होते हैं, हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, बराबर। 60 इंटू 60 3600, और ये 10⁻3, तो कितना हो गया 36 इंटू 10⁵ हुआ कि नहीं? तो 3.6 इंटू 10⁶ अगर लिखने जाओगे तो ऐसा आ जाता है वो आपका किलोवाट आवर का कन्वर्जन जूल में। अगर 10⁶ लिखोगे तो 3.6 लगा देना। पक्का? इसका मतलब अगर तुमने महीने भर में 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, मतलब तुमने बेसिकली इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब तुमने 3.6 into 10⁸ जूल ऑफ एनर्जी यूज किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मंथ, फॉर विच यू हैव टू पे ऑफ कोर्स। नहीं, अगला क्या है? कैलोरी। तुमको पता है ईच कैलोरी हैज 4.18 जूल ऑफ एनर्जी। यस, तो ईच कैलोरी हैज 4.18 जूल ऑफ एनर्जी। राउंड ऑफ करके 4.2 भी यूज करते हैं कभी कभी, so that is a conversion of calorie to joule. Then अब you should know, you should see, अगला है of course different forms of energy. So you have one form of energy which is called as kinetic energy, one form of energy which is called as potential energy, one form of energy which is called as mass energy. तो पहला ये है mass energy equivalence. तुम्हारे पास मास है तो तुम्हारे पास एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू हु? आइंस्टाइन ने एक फेमस रिलेशन दिया था, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। सो इट टेल्स यू दैट एनर्जी एंड मास आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर द सेम quantities more or less. They're same. Energy can be converted to mass and mass can be converted to energy. तो जहाँ पे मास है इट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली। तो तुम्हारे पास मास है, तुम्हारे पास एनर्जी है, सिंपल, यू हैव मास, यू हैव एनर्जी। अब अगर ये मास 1 AMU हुआ, व्हाट इज 1 AMU? एटॉमिक मास यूनिट। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज 1 AMU, द वैल्यू ऑफ 1 AMU। नहीं, बहुत लोगों को नहीं याद रहता, तुमको बताता हूँ मैं क्यों नहीं याद रहता, क्योंकि तुम अगर उसका डेफिनेशन पढ़ोगे ना, हाउ डू यू डिफाइन 1 एटॉमिक मास यूनिट? दे टेल यू दैट जो भी कार्बन C12 आइसोटोप का मास होगा उसको डिवाइड बाय 12 करो। दिस इज व्हाट दे टेल यू। ठीक, बराबर। अब मैं कोई बात बताऊँ, मैंने आपको वन ऑफ द लेक्चर में बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम को मास कहाँ से मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? न्यूक्लियस से, मतलब प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, बराबर। जब तुम कार्बन 12 की बात करते हो, C12, उसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 12, बराबर। तो 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स इज 12। तुमने उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया तो क्या बचा? तो 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ 1 प्रोटॉन। Mass of 1 proton, that is 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. When I was in 11th 12 मेरे को भी नहीं समझ में आता था ये। I used to think यार कौन याद करेगा? You need to think. Keep always remember definition that low. 1 AMU is defined as the mass of C12 isotope divided by 12. Why? Because C12 is basically abundant and the most stable isotope of carbon. Yes, C13 भी है, C14 भी है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है। डिवाइड बाय 12, लेकिन अभी समझ में आया, बोल रहे थे 1 AMU is 1 mass of proton, सिंपल। क्योंकि स्मॉलर स्केल पे, सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे, जैसे हम डे टू डे लाइफ में व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर मेजरमेंट? 1 kg। क्योंकि डे टू डे लाइफ में तुम जब कुछ खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो? 1 किलोग्राम सब्जी दे दो, 1 किलोग्राम फ्रूट दे दो। तो किलोग्राम से कंपेयर करके हम लोग खरीदते हैं। 2 किलोग्राम चाहिए तो 2 बार तुमको 1-1 किलोग्राम से कंपेयर करना है। सब एटॉमिक लेवल पे जब तुम मासेस की बात करते हो तो यू टॉक इन टर्म्स ऑफ AMU, दैट इज योर कंपेरिजन स्टैंडर्ड इज 1 प्रोटॉन का मास। अगर मास 1 AMU है और C की वजह तो तुमको पता ही है, तो जो E की वैल्यू आती है आफ्टर कन्वर्टिंग टू EV, वो आती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो याद रखना इसके आगे से, ऑलवेज रिमेंबर, तुमको जब कन्वर्जन करने हो ना, इससे जूल से, इसमें एमईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना, डायरेक्टली इसको हटा देना और क्या लिख देना आगे 931 एमईवी, क्योंकि वन एटॉमिक मास यूनिट करस्पॉन्ड टू 931 एमईवी, तो टू एटॉमिक मास यूनिट विल बी ट्वाइस ऑफ दैट। तो दिया भी होगा, बुक्स में दिया होता है वैसे। तो एनीवेज, तो जूल में कन्वर्ट करना तो यू कैन ऑफ कोर्स कन्वर्ट टू जूल आल्सो, वो कन्वर्ट कर सकते हो। देन you should know, you already know what is kinetic energy of a body. देखो ये एनर्जी, दिस इज एनर्जी possessed by the body on account of its mass, जिस बॉडी का सिर्फ मास है उसके पास भी एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी पता है क्या है? इट इज द एनर्जी possessed by a body on account of its motion, which is half mv square। अभी फॉर्मूला कहाँ से है मैं डिराइव नहीं करने वाला, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv square। अब पता है आपको ये हाफ mv स्क्वायर, लेकिन इसके तुम अलग अलग फॉर्म लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिख सकते हो। इसको कैसे लिखते हो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम? p स्क्वायर बाय 2m, तो तुम क्या करते हो, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हो। तो यू हैव k इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। गुड गुड, so this is kinetic energy। then what we should know is, जो जो इम्पोर्टेंट है that is what we will cover, बाकी काम न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में करेंगे। then there is something called as work energy principle। मैं पोटेंशियल एनर्जी पे भी आऊंगा बाद में। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? the work done on a body the work done on a body appears as change in kinetic energy। so remember, work done on a body, work done on a body appears as change in kinetic energy। अब मैंने फिलहाल तो बोला है चेंज। अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बॉडी ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा था उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दिया, देन द वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी वाज ऑलरेडी मूविंग विद सम वेलोसिटी, हमने उस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी बढ़ेगा, राइट? तो रिमेंबर, इफ द फोर्स acts on a body in the direction of motion, then work done appears as increase, in kinetic energy। और अगर हमने मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो वर्क डन अपीयर्स एज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली, इफ द फोर्स एक्ट्स, अब वो प्रूव करना पड़ेगा हमको, इफ द फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, then work done appears as decrease in kinetic energy, बहुत लॉजिकल चीज है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ तो वर्क इज एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर वर्क कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड तो वो वर्क कहीं तो अपीयर होना चाहिए, इट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑलरेडी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में था और मैंने अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो जो वर्क डन हुआ बॉडी पे, इट अपीयर्स एज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में था, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वर्क डन अपीयर्स एज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि जो हमने बोला है वो सही है। तो प्रूव कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास m था, वो मूव हो रहा था विद स्पीड u। अब मैंने क्या किया कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो उस फोर्स ने एक तो स्पीड बढ़ा दिया, दूसरा उसने उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कर दिया ऑब्जेक्ट का। तो लेट अ बॉडी इज मूविंग विद स्पीड u, initially
let F be a force applied on the body. F be the force applied. Force applied. तो ये जो फोर्स है इसने ऑब्जेक्ट का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, तो लेट डी एस बी द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फोर्स। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल है, देयरफॉर वर्क डन बाय दिस फोर्स इज गिवन बाय क्या होता है एफ डी एस। व्हाट इज एफ, व्हाट इज एफ, व्हाट इज एफ, एम इनटू ए। वेरी गुड। व्हाट इज ए, डीवी बाई डी टी। इसको ऐसा करें क्या, डी एस बाई डी टी लिख लेते हैं और डी वी को अलग कर देते हैं, हो गया। गुड। व्हाट इज डी एस बाई डी टी, वेलोसिटी। तो ये ऐसा आ गया। और ये तो बिल्कुल मत करना, इधर भी उधर भी डी वी स्क्वायर, हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी। वो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, अभी तो बोला मैंने, एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था उस पर हमने फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी चेंज होगा। अगर तुम बोल रहे हो कि मैं फोर्स फोर्स इस फोर्स ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी भी तो स्मॉल अमाउंट का चेंज हुआ, तो जो डीवी है ना वो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये v और वो v दे आर नॉट द सेम, तो तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। गुड। तो ये आ गया तुम्हारा वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इफ आई से कि इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल v था, तो मुझे फाइंड करना है टोटल वर्क डन। हाउ डू यू फाइंड टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन इन चेंजिंग द स्पीड फ्रॉम u टू v। तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v, क्या आता है वो, mvdv। So therefore work done equals to m constant, and mass does not change, in this case does not change, u to v। तो work done equals to m, what is integration of vdv, v square by 2 बराबर u to v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और वो क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। मतलब तुमने क्या प्रूव कर दिया कि वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम। वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्टेटमेंट तो सिर्फ इतना बताता है आपको, दैट द वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट सिमिलर थिंग इज ट्रू फॉर पोटेंशियल एनर्जी आल्सो। वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने अभी एग्जांपल दिया था। मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है व्हिच इज ऑन द फ्लोर, एंड इफ आई टेक इट एंड कीप इट एट अ सर्टेन हाइट, तो वो कहाँ गया वर्क, इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देन हमको अभी देखना है वेरियस ग्राफ्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वैसे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं, लेकिन कुछ और ग्राफ भी देखेंगे, और ये ग्राफ सीधा सीधा क्वेश्चन के फॉर्म में आए हैं एग्जाम्स में, वेरियस ग्राफ्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट बिफोर वी गो अहेड विद वेरियस ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आई वांट यू टू नो फ्यू थिंग्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, भूलना नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m, बिल्कुल भूलना नहीं। बराबर, ये इक्वेशंस बहुत काम में आएंगे हमको। अगेन, कैन आई राइट डाउन p स्क्वायर इक्वल्स टू 2mk? यस। कैन आई राइट डाउन p इक्वल टू अंडर रूट 2mk? ऑफ कोर्स यस। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि p स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मैं, चलो मैं वो बाद में ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करता हूँ। तो एनीवेज, तो हमको वेरियस ग्राफ देखने हैं, एक एक करके ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ, इट इज ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस स्पीड, यू कैन से। तो काइनेटिक एनर्जी की वर्सेस वेलोसिटी। जरा ये इक्वेशन देख के बताओ, हाउ विल द ग्राफ लुक लाइक। भूल गए, मेरे को बताना पड़ेगा वापस। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू 4 members of a very interesting family, फैमिली ऑफ पैराबोला। याद है क्या, पैराबोला की फैमिली में 4 मेंबर थे। चारों के नाम याद है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। वो नहीं याद तो तुमको समझेगा ही नहीं। तो 4 में से ये है एक मेंबर, सबका नाम बताऊंगा।
थोड़ा सा वेट करो, सबका नाम बताऊंगा आपको। ये दूसरा मेंबर, ये है तीसरा मेंबर, और ये है चौथा मेंबर। लुक्स लाइक अ नाइस बटरफ्लाई, बट एनीवेज, तो ऐसा है ये। बट अब जो चार इक्वेशन है, प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमको चारों इक्वेशन याद तो रहते हैं, हमको कर्व्स भी याद रहते हैं, लेकिन ये नहीं याद रहता कि कौन से कर्व का इक्वेशन कौन सा है। तो एक काम करना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay लिख लेते हैं। अब इसमें दो ऐसे इक्वेशन है जिसमें ना x का पावर 1 दिख रहा होगा तुमको, तो एक काम करो, थोड़ा ध्यान दो और एक काम करो, टेम्पररी बोल रहा हूँ, टेम्पररी, इसको और इसको थोड़ा साइड में करो। डज इट लुक लाइक एन एक्स? यस। एंड इफ आई इमेजिन दिस वन, इमेजिन, तो क्या हो गया, एक्स रेज टू 1, मतलब ये जो दो ग्राफ है ना, ये दो ग्राफ इन दोनों को करस्पॉन्ड करते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा कौन, बताता हूँ। ये इट इज लाइक, हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, क्लास में होते हैं कुछ लोग जो ट्विंस होते हैं, दे आर सो सिमिलर, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। फिर हम लोग क्या बात करते हैं पता है, हम लोग ऐसा है कि फीचर ढूंढते हैं, अरे देख उधर तिल है, उसको नहीं है। तो ये करण है, वो अर्जुन है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, इनकी फैमिली के नाम बोरिंग होते हैं बस, हम लोग इंटरेस्टिंग नाम रखते हैं ना, करण अर्जुन। ये वैसा नहीं, नहीं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, कैसे करेंगे आप? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ में x की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, बराबर। y तो कुछ भी हो, y तो नेगेटिव होगा तो क्या है? स्क्वायर है। तो पता है ये कौन है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये कौन सा दो क्वाड्रेंट है? सेकेंड एंड थर्ड। x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो तुमको पता है ये कौन है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो ये दोनों तो पता लग गया अब आया ये, गुड। अब यू सी, डेफिनेटली दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि पहला और दूसरा क्वाड्रेंट में कौन, y का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये पता है कौन है? बताओ तो कौन है ये? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। अब अगर ये पता है तो ये ग्राफ समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इधर तुमने क्या प्लॉट किया? काइनेटिक एनर्जी, कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। इधर क्या प्लॉट किया? स्पीड, बराबर, वेलोसिटी, आई वुड से वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड बोलूंगा तो बोलोगे स्पीड नेगेटिव थोड़ी होता है, नहीं होता है, ठीक है। एनीवेज, मुझे बताओ ये ग्राफ कैसा दिखेगा? हाउ विल दिस ग्राफ लुक लाइक? वाई, वाई, दिस इज वाई। ये जो है ना, ये काइनेटिक एनर्जी कौन है? ये वाई है, वाई है, कौन है ये? वाई। हाँ, और ये 4a है, और वो एक्स स्क्वायर जैसा है ना, बराबर, बराबर, गुड। अब एक काम करना, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज अभी भी हो रहे हो, इसको सिर्फ ऐसा लिखना, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2k/m। तो ये हो गया वाई स्क्वायर, बराबर। हाँ, हाँ सब कुछ, हाँ, कभी ना भी तो बोला करो एक्स स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ प्लॉट किया तुमने, और ये कैसा है पता है क्या? 4a, और ये पता है कैसा है? हाँ, तो एक्स इक्वल टू 4ay कौन से क्वाड्रेंट में था? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो वो फर्स्ट एंड सेकेंड वाला है, तो ये भी ऐसा दिखने वाला है, ऐसे ही आता है वो। ये पूरा पिक्चर है, पूरा ऐसा। पक्का बन गया? अब मुझे बताओ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम प्लॉट करूं तो क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों नहीं? सेम ही आएगा। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, अगर ये ग्राफ है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर भी वही ग्राफ है, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन स्पीड, तो ये ग्राफ भी सेम है। गुड। अब अगला ग्राफ, अगर मुझे प्लॉट करना है p वर्सेस m, मुझे प्लॉट करना है p, मतलब मोमेंटम,
तो मुझे पी प्लॉट करना है, मुझे यहाँ एन प्लॉट करना है, एम। यहाँ पे मैं पी प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे मैं एम प्लॉट करता हूँ, तो पी और एम बताओ। यहाँ से दिख रहा है तुमको, अगर मैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m के लिखता हूँ और m को कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, के। के कौन है, के कौन है, y, और p कौन है, x। पी और m प्लॉट कर रहे हैं, चलो k को कांस्टेंट कर दो, k को कांस्टेंट कर दो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दो, तो पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, m। m मतलब कौन है, x, और ये कौन है, y। तो x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर मतलब कौन सा पैराबोला, अरे रे 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 रे, बराबर, श्योर, 100%, गुड। तो ये आएगा ऐसा। अब इसको मैं नीचे नहीं दिखा रहा, वाई, मास नेगेटिव तो इधर होगा ना, वो क्वाड्रेंट में क्या प्रॉब्लम है, हाँ पी स्क्वायर है, वो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर, इसलिए मैंने बोला था कि ये जनरल है। इधर भी दिखाते वक्त तुम नेगेटिव साइड नहीं दिखाते हो नॉर्मली, नॉर्मली क्वेश्चंस में नेगेटिव साइड दिखाया ही नहीं जाता क्योंकि तुम स्क्वायर प्लॉट कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, तो तुमको ऐसा ही पार्ट आने वाला है, पूरा आएगा ही नहीं। तो दैट इज वाई यू नीड टू रिमेम्बर कि क्या प्लॉट कर रहे हो, पता होना चाहिए तुमको। नेक्स्ट इज के वर्सेस मास, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास। ये तो क्या जोक है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन वेट नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, जब तुम हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हो, डू यू नो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, नहीं पता। लेकिन जब मैं पी स्क्वायर बाय 2m बोलता हूँ, यू नो मोमेंट इज ऑलवेज कॉन्सेप्ट, हाँ, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। आपको पता है इनवर्स वाले ग्राफ ऐसे दिखते हैं। गुड, ये आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अभी और 2 है, और 2 करेंगे, और 2 में प्लॉट करेंगे रूट के एंड पी। तो हम लोग प्लॉट करेंगे रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम। अभी ये कैसे प्लॉट करोगे देख लो, मैंने पहले से रूट लेके रखा है, P इज प्रोपोर्शनल टू रूट के। क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2m एंड अंडर रूट के, यस, बराबर, श्योर, गुड, पक्का। तो मैं रूट के को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, P बाय रूट 2m, यस। तो y प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, so you have a straight line passing through origin, something like that. Then of course जब तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो 2-3 वेरिएबल है तो एक को कांस्टेंट कर रहे हो, क्योंकि 2 वेरिएबल प्लॉट करोगे तो तीसरे को कांस्टेंट करना पड़ेगा आपको। देन एक लास्ट ग्राफ है कि के वर्सेस पी का, ये रूट के वर्सेस पी है। अभी ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये क्यों डिस्कस करना था मेरे को बताता हूँ मैं। ये जो ग्राफ तुमने प्लॉट किया जिसको तुमने बोल दिया स्ट्रेट लाइन, वो क्या था, रूट के वर्सेस पी। अगर मैं के वर्सेस पी प्लॉट करूंगा, वही ग्राफ के वर्सेस पी, के इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये देखा नहीं क्या तुमने, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, नहीं याद, ये आ जाओ, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ढूंढो, दिख रहा है, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा है, यस। तो यही ग्राफ ये है, ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है, सिर्फ यहाँ पे तुम क्या प्लॉट कर रहे थे, रूट के वर्सेस पी, और यहाँ क्या प्लॉट कर रहे हो, के वर्सेस पी। व्हेन आई वाज अ किड, वो टीवी पे दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, शक्तिमान, सुना है क्या नाम, हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। गंगाधर बहुत सीधा दिखता था, वही शक्तिमान है जो थोड़ा टेढ़ा है, और शक्तिमान ही गंगाधर है, क्योंकि दोनों ग्राफ सेम है, सिर्फ यहाँ पे रूट के प्लॉट कर रहे हो, तो सिर्फ तुम क्योंकि रूट के प्लॉट कर रहे हो, तो जो p है वो पावर 1 हो गया ना, क्योंकि p स्क्वायर वाज 2m के, तो p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के, तो रूट के वर्सेस p प्लॉट करोगे तो क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, और k वर्सेस p प्लॉट करोगे तो क्या दिखेगा, पैराबोला। डन, गुड। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट, बाकी का देखते हैं हम लोग कल।